हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि सेल थ्योरी क्या है, सेल प्रिंसिपल क्या है, सेल के एसेंशियल फीचर क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों को देखा हमने, कई सारी क्रोनोलॉजी भी यहाँ पे आई, कई सारे साइंटिस्ट के नाम भी यहाँ पर आए। याद रखिए, कभी भी आप साइंटिस्ट के नाम की एक पूरी लिस्ट को आप याद नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए कि आप जो भी हिस्सा जहां पढ़ रहे हैं वहां पर जिस भी वैज्ञानिक का नाम आता है, जिस भी साइंटिस्ट का नाम आता है, उसको वहीं पर याद कर लें आपके। यदि आप सोचते हैं कि आप एक लिस्ट को तैयार करेंगे और एक बड़ी सी लिस्ट में आपको दे दूंगा, उससे काम बन जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं कि वो कभी याद नहीं कर पाएंगे। आप में से कई बच्चों ने पूछा, सर हमको आपने जो बुकलेट दिया उसमें बहुत सारे नोबेल प्राइज लिखे हुए हैं, तो कैसे याद करें उसको। तो बेटा उसको याद आपको करना है, जब जब भी चैप्टर जो चल रहा है ना, वो नोबेल प्राइज में जब जिसका मैं जिक्र करूंगा उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, क्लियर। और सबसे अच्छा तरीका है कि पिछले 3-4 साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज जो मिले हैं कैंसर के ऊपर, सेल्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, वो जरूरी है। बाकी जो नोबेल प्राइज है, जैसे कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नॉल एंड्रस का मैंने बताया आपको, ठीक है। तो जो जो भी हम बात कर रहे हैं, जहां जहां पे उनका जिक्र आएगा वहां वहां हम याद करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार हम इनमें गलती कर कर आ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए। क्योंकि देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और इंफॉर्मेशन में हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। क्लियर। चलिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किसको के, क्या आपने इनकी तस्वीर कहीं देखी है एनसीईआरटी में? कि ये कौन है? ये है जीएन रामचंद्रन। ठीक है, भारत के एक महान वैज्ञानिक। और इनकी जिंदगी में जो परिवर्तन है वो भी कैसे आया, ये एक बार मिले अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ये मिले लिनस पॉलिंग से। के लिनस पॉलिंग एक बड़े महान वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये लिनस पॉलिंग से मिले और पॉलिंग जो है एक बड़े महान वैज्ञानिक थे, एक बड़े भारी बायोकेमिस्ट थे। तो उनसे मिलने के बाद इनका नजरिया काफी बदला और इन्होंने अपना स्टडी जो है वो उन्होंने और अच्छे से किया उन्होंने। और ही इज दी वन ऑफ द वेरी फेमस साइंटिस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड के जीएन रामचंद्रन। ठीक है, तो देखो, अब आप बोलोगे सर ये बीच में कैसे आ गया? तो मैंने आपसे कहा ना कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन्होंने अच्छे से। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ कुछ बातें जो एनसीईआरटी में लिखी वो मालूम होना चाहिए हमको। के कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका नाम बीच में चैप्टर के दौरान आएगा, उनको वहां याद करते चलेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में आपको जो है वो कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट आपके जो है नोबेल प्राइज हैं, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, वो धीमे धीमे याद करते हुए चलेंगे तो याद रहेगा हमको हमेशा। ठीक है ना, क्लियर। और मैं आपको इसके ऊपर एमसीक्यू भी दे दूंगा ताकि आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपसे बनने लगे आपसे क्वेश्चन। ठीक है, पहला पॉइंट ये कि जीएन रामचंद्रन हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने काम किया है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। कि ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये सब कुछ एनसीईआरटी में अवेलेबल है बेटा। के मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। तो जीएन रामचंद्रन ने, क्वेश्चन ये कि जीएन रामचंद्रन ने किस क्षेत्र में कार्य किया, किस फील्ड में काम किया, तो आप बोलेंगे ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इन्होंने प्रोटीन की संरचना के ऊपर उन्होंने काम किया। कोई दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि जीएन रामचंद्रन ने कौन से प्रोटीन की संरचना को बतलाया, किस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को उन्होंने समझाया, तो आंसर इसका है कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, ट्रिपल हेलिक्स में होता है ये, ट्रिपल हेलिकल प्रोटीन है। तो कोलेजन प्रोटीन के बारे में इन्होंने बतलाया। क्लियर। ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। के ये इंडिया का टॉप मोस्ट सेंटर है जहां पर बायोपॉलीमर्स के बारे में, जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की जाती है। ये पता लगाया जाता है किस तरह के केमिकल रिएक्शन पर इस पॉलीमर का स्ट्रक्चर चेंज होगा, किस तरह के केमिकल रिएक्शन करने पर एक नया पॉलीमर बन सकता है। तो ये वो सेंटर है जहां पर नए नए पॉलीमर खोजे जाते हैं और जो प्रेजेंट पॉलीमर है उनके रिएक्शंस को यहां पर स्टडी किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश इन नेचर इन 1954। के नेचर वैज्ञानिकों की दुनिया का, जैसे हम कई सारी मैगजीन्स पढ़ते हैं, समझ लीजिए आप कि दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट एक मैगजीन पढ़ते हैं जिसका नाम है नेचर। के एक जर्नल के समान है और नेचर में इनका आर्टिकल जो 1954 में पब्लिश हुआ। और नेचर मैगजीन जो है उसका सब्सक्रिप्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता है कि उसके लिए आपका एक सर्टेन प्रोफाइल का होना जरूरी होता है। तो नेचर में जो है वो इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ जो कि डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के ऊपर।
आपको बता दूं मैं कि देयर आर सम जर्नल्स और कुछ ऐसे मैगजीन होते हैं जो केवल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए होते हैं, केवल डॉक्टर्स के लिए होते हैं। आप एक काम कीजिएगा, आप जो है वो कभी गूगल कीजिएगा आप इसमें न्यू अप्रोच टू ट्रीट, न्यू अप्रोच टू ट्रीट, न्यू अप्रोच टू ट्रीट एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है, वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन, बाओ लिखिएगा क्योंकि बहुत सारे जर्नल होते हैं इसलिए के न्यू अप्रोच टू ट्रीट एलर्जिक राइनाइटिस, न्यू अप्रोच टू ट्रीट एलर्जिक राइनाइटिस बाउट के आप पाएंगे कि आपको यहां पर एक आर्टिकल मिलेगा जो मेरा लिखा हुआ आर्टिकल है के कम से कम अब तक जो है वो ग्लोबली 8 या 10 ऐसे जर्नल है जो डॉक्टर्स के जर्नल्स हैं, उनमें जो है मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं प्री डायबिटीज के ऊपर, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के ऊपर, कि डायबिटीज को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इसके ऊपर के कैसे जो हमारे इंडियन कुजीन के अंदर हमारे भारत के जो मसाले हैं उनके अंदर कुछ दवाएं छिपी हुई हैं, उनके ऊपर भी मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ है। और ये आर्टिकल कोई जनरल अखबार के आर्टिकल नहीं है, ये साइंटिफिक कम्युनिटी में पब्लिश हुए आर्टिकल है मेरे। जीएन रामचंद्रन जो है उनका आर्टिकल जो है वो नेचर में पब्लिश हुआ, जिसका जो बेसिकली था कोलेजन 5 के प्रोटीन के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऊपर। याद रखना बेटा, कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये भी मालूम चल गया यहां पे हम कोट के। हिज एनालिसिस of the allowed conformation of protein through the use of रामचंद्रन प्लॉट। इन्होंने एक जो है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव किया। अब इनके जो फादर थे वो मैथमेटिक्स के जानकार थे के, तो इनको भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, तो इन्होंने एक मैथमेटिकल जो है वो प्लॉट इन्होंने तैयार किया और मैथमेटिकल उन्होंने फॉर्मूला तैयार किया, रामचंद्रन प्लॉट कहते हैं, जिसमें प्रोटीन की कुछ सर्टेन वैल्यू रखने के बाद आपको प्रोटीन के कन्फर्मेशन के बारे में जानकारी मिल जाती है। इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया जिसमें कि आप प्रोटीन की कुछ वैल्यूज को पुट करेंगे तो उससे आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये इनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। तो आज प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए हमको बहुत सारे 3 डायमेंशनल मॉडल की रिक्वायरमेंट बाद में होती है, पहले हम रामचंद्रन प्लॉट इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे मालूम चलता है कि प्रोटीन हेलिकल है, प्रोटीन लीनियर है, प्रोटीन शीट के फॉर्म में किस तरह का प्रोटीन है, ये रामचंद्रन प्लॉट से हमको मालूम चल जाता है। अब इनका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के मतलब जन्म हुआ, इंपॉर्टेंट चीजें पर डेट नहीं एग्जाम में पूछी जाती है। फिर इन्होंने पीएचडी किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और यहां पे ये लीनस पॉलिंग से मिले थे। कि याद रखना, जिंदगी में गुरु का बड़ा महत्व है कि जिंदगी में लाइफ में आप पाएंगे कि गुरु का बड़ा महत्व है, चाहे वो एरिस्टोटल रहे हो, उनका शिष्य रहा हो थियोफ्रास्टस, ठीक है ना, चाहे वो लिनस पॉलिंग रहे हो, उनके गुरु रहे, उनके शिष्य रहे हो कौन, जीएन रामचंद्रन के, चाहे वो फेडरिक ग्रिफिथ रहे हो, उनके शिष्य रहे हो एवरी मैकलॉर्ड मैककॉर्टी, पढ़ेंगे आगे उनके बारे में। लाइफ में गुरु का होना बड़ा जरूरी है क्योंकि गुरु जो होता है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। मुझसे आप पूछेंगे सर आपके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है, कौन आप किनको आप अपना गुरु मानते हैं जिसने आपकी जिंदगी में बड़ा इन्फ्लुएंस किया, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो गुरु जिन्होंने मेरी लाइफ पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस डाला वो है 2 या 3 टीचर हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में बड़ा गहरा असर डाला। एक तो है विदिशा में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया कर, जब मैं मेडिकल इंटरेस्ट मेरे को सबसे अधिक प्रभाव कब पड़ा बता दूं आपको। देखो जो बोलूंगा बेटा मैं सच बोलूंगा, मेरे पास झूठ बोलने कोई वजह नहीं है कि तो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा प्रभाव मुझे पड़ा जब मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था, पहले अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, कुछ नंबर मेरे कम रह गए। तो मैंने कोचिंग किया और मैंने अपने टीचर्स के पास गया, कोचिंग मतलब पर्सनल ट्यूशंस थी, सबके साइकिल लेके हम लोग जो है, एक मेरे पास लाल रंग की साइकिल हुआ करती थी और उसकी बार बार चेन भी उतरती थी के, तो उस साइकिल लेकर जो है वो मैं अपने भाई को पीछे साइकिल में बिठा के कोचिंग दे जाता था। तो एक ट्यूशन गए, फिर अगले मोहल्ले में दूसरे सर के पास गए, फिर तीसरे मोहल्ले में तीसरे सर के पास गए। ये विदिशा की कहानी है। तो मेरी लाइफ में सबसे गहरा प्रभाव डालने वाले टीचर थे वो थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ए.के. जैन सर। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, जबरदस्त पढ़ाया करते थे कि मतलब जब पढ़ाते थे ना तो लगता था कि आप किसी काल्पनिक दुनिया में, एलिस इन दी वंडरलैंड में आप। एंड आप सरप्राइजिंगली ही टीचर्स दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लोग कहते हैं रटना पड़ता है, वो मतलब ऐसी कहानी सुनाते थे वो कि जैसे बोलते थे कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले किसके पास जाएगा, तो वो समझाते थे कि माँ जो है बाजार से जो है वो सामान लेने गई, दुकान पे खुला नहीं था, तो एक चॉकलेट जो है दुकानदार ने माँ को दे दिया। अब वो घर पहुंची तो घर में 3 बच्चे हैं, तो सबसे पहले चॉकलेट का हकदार कौन सा बच्चा होगा, जो छोटा बच्चा है उसको माँ चॉकलेट दे देगी। बड़े वाले बच्चे तो बड़े लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा।
मतलब बहुत अच्छे से कि कहां आपको लगता था कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के एक ही आंसर। व्हाट आई लर्न द स्टोरीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ के, कहानियां जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देन सेकंड टीचर जो है वो मेरे आज भी मेरे गुरु हैं, उनसे मेरा आज भी संपर्क बना हुआ है, केडी मिश्रा सर। ही टीचेस सिंसियरिटी, बहुत ही गंभीरता से पढ़ाया करते हैं। उनका रूटीन जो है, उनका जो एक्टिविटी है उनका, और उनका जो पढ़ाने का तरीका, और दूसरी बात है कि उनकी जो पर्सनालिटी वो आदमी को इन्फ्लुएंस करती थी। और तीसरा आपको बता दूं कि जो मेरे साथ में बायोमेंटर्स में काम कर रहे हैं वो है शैल दीदी। उनको शैल दीदी बोला करते थे जमाने में हम के, और शैल मैडम, ठीक है। तो शैल दीदी जो है वो बहुत दिन से मेरे साथ में हो, और वो उन्होंने मुझको बॉटनी पढ़ाया था जमाने। ब्रिलियंट, बहुत मेहनत करती थी, बहुत मेहनत, उनसे सीखा कि मेहनत कैसे करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया। एके जंसर से मिलने के बाद मुझे पढ़ाने का पहले से शौक था। मैं कभी कभी स्कूल में बोला करता था, यहां बोला करता था कि, लेकिन इससे पहली फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि नहीं, समथिंग मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे गुरु चाहिए था, वो मुझे मिला के। चलिए, तो ये तो मैं आपसे क्या कहता हूं, लिनस पॉलिंग ने भी इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, और इन्होंने फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया इन्होंने के। तो अब देखिए, अब यहां पर दो तीन ऐसे, अब देखिए क्या होता कि ये कभी यार क्वेश्चन हम सोचते हैं एनसीईआरटी में, अरे यार ये तो कहीं लिखा हुआ था, हमने मिस कर दिया इसको, तो मिस मत कीजिए, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम लौट की कहानी पर वापस आते हैं, और मैंने आपसे कहा था बेटा, वायरसेस आर द बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, क्योंकि इनमें आपको ना तो सेलुलर ऑटोनॉमी देखने मिलती है, मतलब ना तो प्रोटोप्लाज्म है, ना मेटाबॉलिज्म है इनके अंदर, ठीक है, बट स्टिल दे कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, ठीक है, दे कैन आइडेंटिफाई देयर होस्ट, अपने होस्ट को पहचान सकते हैं। अभी मेरी कल परसों जो है वो किसी से बात हुआ, जो एक साइंटिस्ट हैं जो कोरोना वायरस के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इंडिया में देयर आर 11 स्ट्रेन है कोरोना वायरस के, 11 स्ट्रेन है कोरोना वायरस के। 9 ऐसे हैं जो नॉन वायरुलेंट है, 9 ऐसे हैं जो मतलब लेस, हम कहते हैं नॉन तो नहीं बोलेंगे, दे आर दी लेस वायरुलेंट के, जो कि कम खतरनाक है के, और 2 ऐसे हैं जो डेंजरस स्ट्रेन है के, जो खतरनाक है, होने के बाद रिकवरी बड़ा मुश्किल है करके। मतलब इंडिया में जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो भी 11 स्ट्रेन में के, 9 ऐसे हैं जो थोड़े से कम खतरनाक हैं, और 2 ऐसे ज्यादा खतरनाक हैं। इस वक्त हम लोग एक बिल्कुल बड़ी खतरनाक कंडीशन से गुजर रहे हैं, और हमको सबको अलर्ट रहना चाहिए इसके लिए। तो वो ये बोल रहे थे कि एक्चुअली में जो है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो बाहर से लोग आए, उनसे जो वायरस अंदर इंडिया में आया, वो खतरनाक स्ट्रेन वाला वायरस है, और जो अंदर इंडियन पब्लिक के अंदर ही पनपा है, धीमे धीमे म्यूटेशन हो के चेंज हो के, वो थोड़ा सा लेस वायरुलेंट है, ठीक है। आज पूरी दुनिया जो है जिससे डरी हुई है, जिसके चलते जो है लॉकडाउन लग रहे हैं लगातार, जो है वो ऐसा कहा जाता, कल परसों में न्यूज देख रहा था, मैंने देखा कि जो है वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि इनफैक्ट मैं तो मुंबई में ही रहता हूं। बात इतनी सी है कि अस्पतालों ने इतनी भीड़ पहले कभी 100 सालों में नहीं देखी थी। इतनी खतरनाक बीमारी है कि अस्पतालों ने इतनी भीड़ कभी 100 साल पहले से 100 साल के दौरान नहीं देखी थी, और शमशानों ने कभी इतनी लाशें नहीं देखी थी। गंभीर बीमारी है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं चेता रहा हूं कि इसको लेकर लापरवाही बरतना जो है वो खतरे से खाली नहीं है इनके। और आज हमारे आसपास ऐसे कई सारे वायरस, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस बी वायरस, इबोला वायरस, एडिनो वायरस के, इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियोफेज के, देयर आर लॉट्स ऑफ वायरस है। जब वायरोलॉजी पढ़ेंगे तब इस पर हम बात करेंगे। अभी तो मैं आपको इतना बता रहा हूं कि ये सब बड़े खतरनाक हैं। और मजे की बात है कि ना तो नॉन लिविंग में है ना लिविंग में, दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। ये आजीवित और जीवित के बीच की संयोजक कड़ी है। और अभी कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों ने समझाया, बतलाया रिसर्च में कि सावधान, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है ये इतना खतरनाक है कि जो पोल्स की जो पोलर आइस पिघल रही है, उस पोलर आइस में हजारों लाखों वर्ष पहले के कुछ वायरसेस है जो उसके अंदर दबे हुए थे, जो इनएक्टिव हो चुके थे उसके अंदर क्योंकि उनको होस्ट नहीं मिल रहा था। और ये वो वायरस है जिनके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, और संभवतः जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यदि उसकी बर्फ ऐसे ही पिघलती रही तो कुछ नए वायरस और निकल के सामने आएंगे, और वो इमर्ज करेंगे, और वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। कितना सच है कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात है कि हां, वायरसेस प्रभावित कर रहे हैं इनके। तो मैंने कहा दे आर द बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। ठीक, नाउ
क्या देख रहे हैं हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि हमें इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको उगता हुआ एक पौधा दिखाई पड़ रहा है, आपको कंप्लीट प्लांट दिखाई पड़ रहा है जो धीमे धीमे टेस्ट ट्यूब के अंदर बढ़ रहा है। आपको पता है इस प्लांट को बनाने के लिए किसका यूज किया गया था? एक सेल का, वन सेल। इन्हें एक सेल को डाला, एक सेल ने जो है वो क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाया, कोशिकाओं का गुच्छा बनाया, ठीक है। इस क्लस्टर ऑफ सेल को हमने क्या बोला? कैलस कहा इसको हमने, ठीक है। फिर कैलस में क्या हुआ? इसमें मॉर्फोजेनेसिस हुआ उसमें, ठीक है, और बन गया प्लांट बॉडी बन गया ये, ठीक है, प्लांट बॉडी बन गया ये पूरी मेथड कहलाती है टिश्यू कल्चर। ये पूरी मेथड को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर कहते हैं, इसे हम ऊतक संवर्धन कहते हैं, जिसमें एक सेल से आप पूरा प्लांट बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक सेल के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कि वो एक पूरे प्लांट को प्रोड्यूस कर सकती है। और इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सेलुलर टोटीपोटेंसी कहते हैं, इसको हम सेलुलर टोटीपोटेंसी कहते हैं। और सेलुलर टोटीपोटेंसी इज द बेसिस ऑफ टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू कल्चर का आधार होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आप ना, आप देख रहे हैं किस प्रकार सेल्स से हम जो है वो प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि जब हम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू कल्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं और बड़े पैमाने पर लेबोरेटरी के अंदर प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम माइक्रो प्रोपेगेशन, उसके लिए हम माइक्रो प्रोपेगेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, सेलुलर टोटीपोटेंसी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ सोमेटिक सेल टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म। नोट कर लेना, एग्जाम में आता है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ सोमेटिक सेल टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म। यह दैहिक कोशिकाओं की वह क्षमता होती है जिससे वे पूरे जीव का विकास कर सकते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ सोमेटिक सेल टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म। यह दैहिक कोशिकाओं की वह क्षमता होती है जिससे वे पूरे जीव का विकास कर सकते हैं। टोटीपोटेंसी कैन बी इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड इन प्लांट सेल। टोटीपोटेंसी को हम आसानी से पादप कोशिकाओं में देख सकते हैं। टोटीपोटेंसी को हम आसानी से पादप कोशिकाओं में देख सकते हैं और समझा सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटेड बाय जर्मन बॉटनिस्ट हैबरलैंड इन 1902। इसके बारे में सबसे पहले 1902 में जर्मन वनस्पति शास्त्री हैबरलैंड ने बतलाया था। It was first of all stated by German botanist Haberland in 1902। इसके बारे में सबसे पहले जर्मन वनस्पति शास्त्री हैबरलैंड ने 1902 में बतलाया था। लेटर एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय स्टीवर्ट। बाद में इसको स्टीवर्ट ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। लेटर एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय स्टीवर्ट, बाद में इसको स्टीवर्ट ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। स्टीवर्ट ने क्या किया? स्टीवर्ट ने जो है वो एक कैरेट की सेल को लिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक गाजर की सेल को लिया, इन्होंने एक कैरेट गाजर की सेल को लिया इन्होंने, ठीक है, और उससे उन्होंने पूरा कैरेट प्लांट बनाकर दिखाया, ठीक है ना। ये भी पूछा जाता है बेटा किस सेल का यूज किया, तो इन्होंने एक कैरेट की गाजर की सेल को लिया और पूरा कैरेट प्लांट बना के दिखाया किसने? स्टीवर्ट ने, ठीक है, क्लियर। अब व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेलुलर टोटीपोटेंसी? इस क्षमता का इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है, तो लिख लेते हैं यूजेस ऑफ सेलुलर टोटीपोटेंसी। कोशिकी टोटीपोटेंसी का उपयोग क्या होता है? नंबर 1, इट इज द बेसिस ऑफ टिश्यू कल्चर। ये ऊतक संवर्धन का आधार होता है। यानी टिश्यू कल्चर में आज हम क्या करते हैं? एक सेल को लेते हैं, उससे पूरा का पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, तो टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन का ये आधार है। नंबर 2, माइक्रो प्रोपेगेशन। जब हम टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हैं और एक लिमिटेड स्पेस में हजारों प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। तो इट इज आल्सो यूज्ड इन माइक्रो प्रोपेगेशन। और मजे की बात यह, आपको मैंने बताया था, जब मैं आपको लिविंग वर्ल्ड में ग्रोथ पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि प्लांट्स में ग्रोथ होती है अनलिमिटेड, पौधों में वृद्धि होती है अनलिमिटेड के, और होती है वो लोकलाइज्ड। याद आया कि नहीं आया? कि कोई पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले टॉपिक की बात कर रहा हूं, है नहीं। मैंने कहा था आपसे कि पौधों में, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो होती है बेटा, वो क्या होती है? होती है अनलिमिटेड होती है और लोकलाइज्ड होती है वो, क्योंकि उसमें मेरिस्टेम होते हैं कि जो जड़ और जो शूट टिप है और जो रूट टिप है वो ग्रो करता है। ये मैंने कहा तने का सिरा है वो ग्रो करता है, रूट का शिरा है वो ग्रो करता है, ठीक है ना बेटा। रूट टिप और शूट टिप ग्रो करता है। यहां पर होता है टिश्यू, होता है मेरिस्टेम।
मेरिस्टेम मतलब डिवाइड करने वाला टिश्यू के पौधों के अंदर जो मेरिस्टेम होता है वो डिवाइड करने वाला टिश्यू होता है। अब आप बोलोगे अचानक से ये एनाटॉमी में कैसे पहुंच गए, हद है, मतलब कहां से कहां पहुंच जाते हो सर? नहीं बेटा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पौधे में, एक प्लांट में यदि वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ध्यान से बात सुनना, क्वेश्चन एग्जाम का है, एक पौधे में, प्लांट में यदि वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो प्लांट बॉडी के सारे पार्ट इन्फेक्टेड हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एक हिस्सा ऐसा जहां पर अफेक्ट नहीं हो पाएगा, वो होता है मेरिस्टेम के शूट टिप के, स्पेशली शूट टिप के, शूट टिप का हिस्सा हुआ, ठीक है। मेरिस्टेम जो हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल जो एपिकल मेरिस्टेम में होती है, जो एपिकल मेरिस्टेम में होती है आपकी, वो सेल्स अफेक्ट नहीं हो पाएंगी। कारण उसके पीछे ये कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो डिवाइडिंग रेट होता है, जो उनका विभाजन करने का दर होता है, वो इतना फास्ट होता है कि वायरस उतना तेजी से इंफेक्शन नहीं फैला पाता है। तो वायरस की तुलना में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा तेजी से डिवाइड करके आगे निकल जाते हैं। जब वो आगे निकल जाते हैं तो वायरस उनको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए आप यदि पूरे प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हो गया है और आपको वायरस फ्री प्लांट चाहिए तो उसका एपिकल मेरिस्टेम काट लीजिए और उसको टिश्यू कल्चर कर लीजिए, तो वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट में इसका यूज करते हैं। फिर आजकल हम टिश्यू कल्चर की मदद से आर्टिफिशियल सीड का प्रोडक्शन भी करते हैं, हम के कृत्रिम बीजों को बना सकते हैं हम के। और आर्टिफिशियल सीड में क्या होता है, कुछ सेल्स होती है जो कि पूरा का पूरा प्लांट डिवाइड बना सकती है वो, और उन सेल्स को हम कैल्शियम एल्जिनेट के एक जेल से कवर करते हैं। एक जेली होती है कैल्शियम एल्जिनेट की, उससे कवर करते हैं उन सेल्स को, और ये सेल्स जो है वो नेचुरल कंडीशन में पूरा का पूरा जो है प्लांट प्रोड्यूस कर सकती है। तो आर्टिफिशियल सीड बनाने में भी इनका इस मेथड इसका हम यूज करते हैं। तो बेसिकली सेलुलर टोटिपोटेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी, इसका हमने कमर्शियल इस्तेमाल भी करना सीख लिया है। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर ये सारे क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में है, तो ये तो हमारे एनसीईआरटी में है ही नहीं है। देखो बेटा, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट द कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। और ये डॉट्स के बीच में बहुत चीजें छिपी होती है, इसलिए इनको समझना पढ़ना जरूरी है। और आप देखेंगे जो मैं बता रहा हूं, आप एमसीक्यू उठा के देखिए, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हालांकि हम आपको सारे, कई बच्चों ने बोला सर हम हमको वक्त नहीं मिलता है, तो बेटा आपको मैं सारे अच्छी किताबों के सारे बढ़िया एमसीक्यू सारे मैं करवा रहा हूं, इसलिए आपको कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। कोई बुक है तो रेफरेंस ग्रुप में आप यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन चिंता मत कीजिए, केवल आप लेक्चर सुनिए, डीपीएस सॉल्व कीजिए, बुकलेट्स को पढ़िए, बूस्टर शीट को लगाइए, वीकली टेस्ट दीजिए, और क्या करेंगे इसके अलावा, और एग्जाम में फोड़ के आइए। चलिए, अब हमारे सामने स्क्रीन पर जो है कुछ सेल्स दिखाई पड़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में कई तरह की सेल्स होती है, कि ह्यूमन बॉडी में देयर आर मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल्स के, एंड देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के, बड़ी संख्या में अरबों खरबों कोशिकाएं के, और जो सेल्स होती हैं वो कम से कम 200 टाइप सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। वैज्ञानिक आंकड़ा है। आप देख रहे हैं जो रेड ब्लड सेल से आरबीसी है वह बाइकॉनकेव में राउंड है, और ये लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस, लिविंग सेल नॉट हैविंग न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है, ये पढ़ा के दे आर लिविंग सेल और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा बताइए, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप बोलते हैं मुझसे कि सर आज हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा आपने, तो चलो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप बताइए ऐसी लिविंग सेल बताइए प्लांट किंगडम में, पौधों में ऐसी लिविंग सेल बताइए जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लांट्स में ऐसी कौन सी सेल है जो लिविंग है और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसका नाम बताइए, ठीक है। फिर आप व्हाइट ब्लड सेल देख रहे हैं, आपको इसमें अमीबॉइड, ये अमीबॉइड मूवमेंट करती है, ये अमीबी गति करती है, इसलिए ब्रैकेट में अमीबॉइड लिखा है एनसीईआरटी में। तो व्हाइट ब्लड सेल जो होती है इनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, पीएमएनएल भी कहते हैं, कि हम व्हाइट ब्लड सेल्स को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में आपको कई सारे लोब दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए इसके न्यूक्लियस आपको इस प्रकार के न्यूक्लियस अलग अलग मॉर्फोलॉजी का, न्यूक्लियस अलग अलग आकार का दिखाई पड़ रहा है, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं इसको हम, के। फिर आप देख रहे हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल दिखाई पड़ रही है, इपी मतलब होता है ऊपर, एंडो मतलब होता है अंदर, ये वर्ड लिख लेना बेटा, बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इपी मतलब ऊपर, एंडो मतलब अंदर, मीजो मतलब बीच में, ठीक है। थीलियम मीन्स होता है आवरण, लेयर, के सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है, वो इपिथेलियम होती है बेटा, के। तो हमने क्या कहा, इपिथेलियम की सेल लॉन्ग और नैरो होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं आपको एक नर्व सेल दिखाई पड़ रही है, ब्रांच एंड लॉन्ग, आपको ये नर्व सेल दिखाई पड़ रही है। देन
ट्रैकेट्स, अब देखो ये जो एनसीईआरटी के जितने डायग्राम है ना, जितनी भी इमेजेस एनसीईआरटी में दे रखी है, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई प्रायोरिटी इमेजेस, तो वो याद रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर एमसीक्यू भी देता हूं बेटा, ठीक है ना। आपने देखा होगा डीपीएस में क्वेश्चन आता है ट्रैकेट्स एंड दी मेसोफिल सेल्स के, तो ये जो सेल्स दे रखे हैं इनके इमेजेस आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाई देयर आर डिफरेंट शेप, व्हाई डिफरेंट शेप, ओके, क्यों अलग अलग आकार हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमारा घर बनता है, यदि हम बोलते हैं हम जो सेल्स हैं वो ईंटों के समान हैं और ईंटों से हमारा घर बना होता है, वैसे सेल्स से हमारी बॉडी बनी होती है, तो ईंटें तो सब एक बराबर एक जैसी होती है। ऐसा तो है नहीं कि बेडरूम की ईंट बड़े साइज की है, ड्राइंग रूम की, लिविंग रूम की ईंट छोटे साइज की, किचन की ईंट अलग तरह की, सब ईंटें एक जैसी होती हैं। फिर हमारी बॉडी को बनाने वाली जो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, जो सेल्स हैं, वो अलग अलग क्यों हैं? देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे छिपा हुआ है। चलिए हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए अब हम बिल्कुल एनसीईआरटी पे यहां पे आ गए, हमने कहा सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, कोशिकाओं में सेल्स में साइज का मतलब उनके छोटी बड़ी इसका बड़ा अंतर होता है, शेप का अंतर होता है और एक्टिविटी का अंतर होता है। देयर मे बी सम सेल्स जो मोर एक्टिव हो, देयर मे बी सम सेल्स दे आर लेस एक्टिव, ठीक है। यानी मेटाबॉलिज्म के लेवल पर सेल में अंतर हो सकता है, सेल में शेप का अंतर हो सकता है, सेल में साइज का अंतर होता है कि सबसे छोटी सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर के द स्मॉलेस्ट सेल जो है दैट कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, दैट कैन मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ऐसी सेल जो इंडिपेंडेंट लाइफ को जी सकती है, द स्मॉलेस्ट सेल दैट कैन लिव इंडिपेंडेंट, दैट कैन मल्टीप्लाई इटसेल्फ इज द माइकोप्लाज्मा, के जो केवल 0.3 माइक्रोमीटर की लेंथ की होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट के। एंड माइकोप्लाज्मा आर एक्चुअली मोनेरा, के ये मोनेरा होते हैं, दे आर मोनेरन्स, दे आर विथआउट सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती। दे आर दी बैक्टीरिया, हम बोलते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, एनसीईआरटी के परे बता रहा हूं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि माइकोप्लाज्मा इतने छोटे होते, इतने छोटे होते कि बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते, और इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आर पार निकल सकते हैं। दे कैन पास थ्रू दी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जिससे बैक्टीरिया नहीं निकल सकता उस फिल्टर से आर पार निकलते हैं, और उस फिल्टर से वायरस निकल सकता है। मतलब द माइकोप्लाज्मा में क्रिएट कंफ्यूजन विद द वायरसेस, माइकोप्लाज्मा हमें वायरस के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा इतने छोटे होते हैं कि वो भी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आर पार निकल सकते हैं, ठीक है। जबकि एक बैक्टीरिया का साइज आप देखोगे तो वो होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू, वेरी गुड, क्या बात है, बोला और सुन लिया मैंने, ये है दिल का कनेक्शन। मैं पूछा 1 माइक्रोमीटर, आपने झट से बोल दिया, ठीक है। 10 to the 6 मीटर, ठीक है ना, दिस इज 1 माइक्रोमीटर। फिर तो इसका मतलब बैक्टीरिया का जनरल साइज 3 से 5 माइक्रोन होता है, जबकि जो है माइकोप्लाज्मा इससे 10 टाइम छोटे होते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, और ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से आर पार निकल सकते हैं, ये वायरस के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। माइकोप्लाज्मा बेसिकली वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, और ये किंगडम मोनेरा में ही रखे जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, सबसे बड़ी एक अकेली कोशिका जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, वो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, के चाहे मुर्गी का अंडा हो, कोई भी एग हो, एग एक सिंगल सेल होता है, याद रखना। जो आप हैंस एग की बात करें, मुर्गी के अंडे की बात करें, वो भी एक सिंगल सेल होता है, तो हर एक एग जो है, एग क्या है वो एक सिंगल सेल है, तो एग जो है वो एक सिंगल सेल है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ी जो है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है, ठीक। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल है, ये ह्यूमन आरबीसी है, इसका साइज 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, इसका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है, 7 वेरी वेरी आईएमपी, 7 एक्चुअल उसका 7.5 होता है, पर एनसीईआरटी में 7 लिखा तो 7 याद रखते हैं हम, 7 माइक्रोमीटर जो है उसका डायमीटर होता है ह्यूमन आरबीसी का, ठीक है। नर्व सेल जो होती है, तंत्रिका कोशिकाएं हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है, लॉन्गेस्ट सेल इन दी बॉडी इज दी नर्व सेल, नर्व सेल बॉडी में सबसे लंबी सेल्स होती है, ठीक है, क्लियर।
सेल्स जो होती हैं वे अपने शेप में अब तो पहले तो साइज की बात की हमने कहा दे वेरी ग्रेटली इन शेप। ये डिस्क के समान हो सकती है, ये डिस्क के समान हो सकती है, ये पॉलीगोनल सेल हो सकती है, कॉलमनर सेल हो सकती है, क्यूबाइड हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, इर्रेगुलर के मतलब सेल्स जो है वो अलग अलग आकार की हो सकती है। कि हमने कहा कि ये सेल जो है वो पॉलीगोनल सेल्स हो सकती है, ठीक है ना। ठीक, ये सेल्स कॉलमनर सेल्स हो सकती है, ठीक है। ये सेल्स थ्रेड लाइक सेल्स हो सकती है, ठीक है। ये सेल जो है वो क्यूबॉइडल सेल्स हो सकती है, ठीक है। मतलब वेरिएबल शेप इनके पॉसिबल है, ठीक है। और याद रखिएगा शेप का संबंध इस बात से कि वो काम क्या कर रही है, ठीक है। वेरी वेरी आईएमपी, द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन ऑफ देयर परफॉर्म के। जैसे हम कहते हैं कि हमें न्यूरॉन जो ब्रेन के सेल अलग दिखाई पड़ते हैं हमें, के हमें नेफ्रॉन अलग दिखाई पड़ते हैं, के जो किडनी के सेल से अलग दिखाई पड़ते हैं, हमें जो है वो हम डब्ल्यूबीसी अलग दिखाई पड़ते हैं, हमको उसके प्लेटलेट अलग दिखाई, मतलब हर एक सेल का अपना अपना काम है, उसके अकॉर्डिंग उसने शेप को उसने एक्वायर किया के। तो हर वो सेल जिसका शेप डिफरेंट है, मतलब वो कोई ना कोई फंक्शन में इन्वॉल्व है और उस फंक्शन की नीड को पूरा करने के लिए सेल ने अपने शेप को चेंज किया होता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं स्मूथ मसल सेल देख रहे हैं एकदम डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है आपको, के फिर फैट सेल देख रहे हैं अलग दिखाई पड़ रहा है, ब्लड सेल, बोन सेल देखिए आप, ठीक है ना, स्पर्म देखिए, ओवम देखिए, नर्व सेल देखिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक सेल का यहां पर अलग अलग काम है। नर्व सेल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ओवम अलग है, स्पर्म अलग है, बोन सेल बोन के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड सेल ब्लड में है, के फैट सेल हमारी स्किन के नीचे जो है वो जो कुटेनियस टिश्यू उसमें प्रेजेंट है, फिर जो स्मूथ मसल सेल प्रेजेंट है। तो अब क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इसका, कि अलग अलग फंक्शन अलग अलग शेप, ठीक है ना, क्लियर। आप देख रहे हैं तो ब्लड के अंदर देखो आप, इनफैक्ट ब्लड के अंदर सेल के शेप में फर्क है आपको दिखाई पड़ रहा है। इरिथ्रोसाइट जो है बाइकॉनकेव होते हैं, डिस्क के समान है। जो हमारे आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स इनको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये डिस्क के समान होते हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बाइकॉनकेव होते हैं। फिर आप बेसोफिल देख रहे हैं, इयोसिनोफिल देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल देख रहे हैं, लिम्फोसाइट देख रहे हैं आपके, आप मोनोसाइट देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इन सबके न्यूक्लियस के शेप में अंतर है, के इन सबके अंदर जो है आप देख रहे हैं कहीं आपको कहीं कहीं क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल में आपको साइटोप्लाज्म में दाने धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, ग्रेनुलोसाइट होते हैं। जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है ये ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं। जब ब्लड पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी हमारा कहने का मतलब ये है कि सेल्स अलग अलग, तो सेल्स की मॉर्फोलॉजी जो है बाहर से और अंदर से भी फर्क प्रभावित होती है किस पर, कि वो किस तरह का काम करता है इसके ऊपर, ठीक है। अब सबसे बड़ा चिंता का विषय आज जो है वो है कैंसर, ठीक है। प्रश्न उठता है क्या कैंसर सेल हमारी नॉर्मल सेल से कुछ अलग होती हैं? यू शुड नो अबाउट दिस। कैंसर सेल हमारी नॉर्मल सेल से किस प्रकार अलग होती हैं? देखिए नॉर्मल सेल जो होती हैं, जो सामान्य कोशिकाएं नॉर्मल सेल जो होती हैं, दे आर स्मॉल, यूनिफॉर्म शेप उनमें न्यूक्लियाई होता है और रिलेटिवली लार्ज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होता है, ठीक है। जो नॉर्मल सेल होती हैं वे छोटी होती हैं, उनमें न्यूक्लियस यूनिफॉर्म शेप का होता है और इनमें साइटोप्लाज्म के अमाउंट अधिक होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस के वॉल्यूम के। जबकि कैंसर सेल जो होती है उनमें लार्ज और वेरिएबल शेप, अलग अलग शेप का न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म इनमें कम होता है क्योंकि इनके न्यूक्लियस को लगातार डिवाइड करना होता है। कैंसर सेल जो होती है वो लगातार डिवाइड करने वाली सेल होती है, ठीक है। फिर नॉर्मल सेल में कन्फॉर्मिटी इन सेल साइज एंड शेप, उनका सेल का साइज और शेप एक जो है वो एक कन्फाइंड एक निश्चित तरीके का होता है, ठीक है। और सेल जो है अपने आप को टिश्यू में अरेंज करती है। जबकि जो कैंसर सेल है में आपको सेल में आपको ये एक तरह की एबनॉर्मल सेल के रूप में दिखाई पड़ेंगी, असामान्य कोशिकाओं के रूप में दिखाई पड़ेंगी। इनका साइज और शेप अलग अलग होगा और ये डिसऑर्गेनाइज होंगी, ये कोई निश्चित टिश्यू नहीं बनाती है, ये एक सेल्स का ग्रुप बनाएंगे और कई बार ये सेल्स का ग्रुप टूट टूट के जो है वो बॉडी में कहीं और फैल जाता है। हम बोलते हैं फैलने वाला कैंसर बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं उसको हम, ठीक है। फिर नॉर्मल सेल में पजेज डिफरेंशिएटेड सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉर्मल सेल्स में आपको बकायदा साफ साफ सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे और इनके सरफेस पे आपको नॉर्मल सरफेस मार्कर होगा, मतलब हमारी बॉडी जो है इनको पहचानेगी। और ये सेल्स क्या करती हैं, नॉर्मल सेल्स में कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, मतलब वो सेल्स एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद डिवीजन को रोक देती हैं ताकि अधिक वॉल्यूम ना हो जाए सेल्स का, ऑर्गन सिस्टम फेल ना कर जाए। तो इन सेल्स में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कांटेक्ट इनहिबिशन की।
ठीक है, मतलब कोशिकाएं सेल्स जब एक दूसरे के संपर्क में आती है ना तो वो सेल डिवीजन को रोक लेती है वो, तो कांटेक्ट इनहिबिशन आपको नॉर्मल सेल में देखने मिलता है। जबकि कैंसर सेल क्या होती है, उनका ब्रेक फेल हो चुका होता है, उनमें क्या होता है, उनमें कांटेक्ट में आने के बावजूद वो लगातार डिवाइड कर रही होती है। बेसिकली कैंसर सेल अमर कोशिकाएं होती है, इमोर्टल सेल होती है, बगैर रुके लगातार लगातार वो डिवाइड कर रही होती है। के तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो सेल के जो मार्कर्स हैं उनका लेवल बदल चुका होता है। तो कैंसर की जांच करने के लिए कई बार हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं ना, उसमें हमको कई बार कैंसर के सेल मार्कर मिल जाते हैं उसके अंदर के, और ये नॉर्मल फीचर से डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं के, इनमें नॉर्मल फीचर सेल्स में देखने नहीं मिलते हैं। अब आप बोलोगे सर सडनली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कैंसर कहां से आ गया? देखो बेटा सेल पढ़ रहे हैं और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कैंसर हिस्सा है चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, तो 12th क्लास का चैप्टर उसके अंदर, तो उसके लिए हमको प्राइमरली जानकारी साइटोलॉजी के दौरान ही होना चाहिए। तो ये साइटोलॉजी चैप्टर जो है वो कई सारे चैप्टर को कनेक्ट करता है, इसलिए हमको जो जहां पढ़ रहे हैं वहां पे उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि नॉर्मल सेल में आपको कांटेक्ट इनहिबिशन देखने मिलेगा कि संपर्क में आने पर सेल जो है वो डिवाइड करना बंद हो जाएगा उसका, और इनमें स्पेसिफिक सरफेस मार्कर देखने मिलेंगे आपको जो नॉर्मल लेवल पे होंगे, नॉर्मल लेवल में पाए जाएंगे के, और इनके अंदर बेहतर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। जबकि कैंसर सेल में अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर देखने आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेल मार्कर जो होते हैं वो यहां पर ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे जो कैंसर होने की सूचना देंगे। और दूसरा यह है कि इन सेल्स में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है इनमें के। तो मैंने कहा आपसे कि नॉर्मल सेल वो धीमे धीमे डिवाइड करती है और सेल के टिश्यू साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, जबकि कैंसर सेल होती है वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती है, तेज गति से वो डिवाइड करती है, लार्ज नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल होती है, और इनमें टिश्यू में कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होती है यहां पे। क्लियर? ये नॉर्मल सेल और कैंसर सेल का अंतर है। अब देखिए आप बोलेंगे सर क्यों बताया? देखो बेटा कई सारे क्यों उठते दिमाग में, बिकॉज वी आर लर्निंग द शेप ऑफ द सेल। क्या अफेक्ट? मैंने कहा ना कि आप किसी मरीज की ब्लड सैंपल लेंगे, आप ब्लड की जांच में आप बता देंगे कि ब्लड कैंसर है कि नहीं है। जैसे आपको मालूम चलेगा उसमें एब्नॉर्मल एटिक्स टाइप की सेल आपको दिखाई पड़ रही है, आप झट से बोलोगे कि भाई ये तो है, ये सेल्स जो है वो नॉर्मल सेल्स नहीं है। आप मान लो पैथोलॉजी लैब में आप पैथोलॉजिस्ट हैं, आप मान लीजिए जो है वो एमडी पैथोलॉजी किया हुआ है आपने, और आप अपनी लैब में बैठकर जो है वो ब्लड सैंपल की जांच कर रहे हैं, आप झट से देख के बता देंगे कि ये सेल्स नॉर्मल नहीं है। कभी कभी आपने सुना होगा कि लोगों की जो है वो बायोप्सी करते हैं, कोई डाउट होता है, कोई ग्लैंड फूल गई है, कोई ग्रंथि फूल गई है, कोई नोड बन गया है, तो डॉक्टर बोलता है भाई बायोप्सी करना पड़ेगा, टिश्यू का एक हिस्सा निकालते हैं, लैब में भेजते हैं। अब लैब में करते क्या है वो लोग साइंटिस्ट, वो उसको जो पैथोलॉजिस्ट है वो जो टिश्यू आया हुआ है ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं पता करना है, तो टिश्यू आया हुआ लैब के अंदर, तो बायोप्सी में वो पता लगाते हैं कि सेल्स का शेप नॉर्मल है कि नहीं, कांटेक्ट इनहिबिशन है कि नहीं इसके अंदर, वही तो मालूम चलता है किस तरह का कैंसर है। ठीक है, तो अलग अलग ग्रेड का कैंसर होता है वो मालूम चल जाता है उससे। क्लियर? ठीक है, फिर अब पता लगाना है किसी को। देखो ये तो आप सोच लीजिए एनसीईआरटी की एक लाइन है कि सेल का शेप और फंक्शन। मैंने कहा ना इससे बहुत सारा जो है वो हिस्सा निकल के पहुंचता अलग अलग चैप्टर के अंदर के। मैंने कहा आपको पता लगाना है कि आरबीसी नॉर्मल है या नहीं है, तो आप पाएंगे दो तरह का एनीमिया होता है, एक होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, एक मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। देखिए यदि व्यक्ति को आयरन की कमी है, कि सबसे कॉमन चीज ले लिया मैंने कहा आयरन डिफिशियंसी, व्यक्ति को यदि आयरन की कमी है, आयरन डिफिशियंसी है, तो उसकी आरबीसी नॉर्मल आरबीसी ये, ठीक है, नॉर्मल आरबीसी ये, ठीक है, उसकी यदि आपको ब्लड की जांच कर रहे हैं, आपके यदि आप खून की जांच कर रहे हैं, अब एक काम करना, घर में कोई किसी के ब्लड की रिपोर्ट पड़ी हो ना, देखिएगा उसमें नॉर्मोसाइटिक आरबीसी लिखा होगा उसके अंदर रिपोर्ट में, क्या देखिएगा जरूर रिपोर्ट कोई ना कोई तो पड़ी होगी घर के अंदर। तो अब जो रेड ब्लड सेल्स हैं यदि नॉर्मल से छोटे साइज का होगा तो माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रोसाइटिक सेल बोलेंगे। तो माइक्रोसाइटिक आरबीसी क्या होती है, ये कब दिखाई पड़ती है, जब ब्लड में आयरन की कमी होती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में माइक्रोसाइटिक आरबीसी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, जबकि यदि मान लो विटामिन बी12 कम है, आयरन बराबर है, विटामिन बी12 कम है और फॉलिक है, विटामिन बी12 की कमी है या फॉलिक एसिड की कमी है, तो क्या होगा, तब जो है आरबीसी का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। अब आप देखिए आप एक पैथोलॉजिस्ट हैं और एमबीबीएस किया आपने, एमडी पैथोलॉजी किया, अब आप लैब में बैठ के ब्लड सैंपल है, आपने झट से कहा, आपने कहा अरे वाह नॉर्मल आरबीसी से छोटा साइज माइक्रोसाइटिक एनीमिया, आयरन 2 आदमी को ठीक करना हो जाएगा।
आपने देखा नॉर्मल आरबीसी से बड़े साइज की आरबीसी, मतलब ये जो है वो ये कौन सा है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट दो पेशेंट को, ठीक हो जाएगा। उल्टा करोगे तो ठीक कभी नहीं होगी कंडीशन। आपने देखा कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया और आपने विटामिन B12 देना शुरू कर दिया तो काम नहीं बनेगा। तो ट्रीटमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दीज रिपोर्ट्स, ठीक है ना, क्या देना है आदमी को, यही तो मजा है। अब देखो मैं आपको क्यों बताता हूं चीजें, क्योंकि देखो ऐसा है कि ये हो सकता है कि इतना डिटेल में एनीमिया के ऊपर आपसे मेडिकल में ना पूछे, बट यू शुड, आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे जिनका ब्लड रिपोर्ट आप देखते होंगे, तो यू कैन, मैं कह रहा हूं आपसे, जब मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा, बाकी जैसे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे ना, आप कई सारी रिपोर्ट्स को आप पढ़ पाएंगे, इवन ईसीजी आप देख पाएंगे कि ईसीजी नॉर्मल है कि नहीं, इतना बता पाएंगे आप कि ईसीजी नॉर्मल है या नहीं है, एंड यू शुड नोन अबाउट ऑल दिस थिंग। चलिए, तो अभी हमने क्या कहा कि मतलब ये कि आरबीसी का जो 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 सेल्स का जो शेप है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है, आपको मुझे इस प्रश्न का, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, What is the location of these cells in human body? के मनुष्य के शरीर में इन कोशिकाओं की इसकी जगह कहां मिलती है, मतलब किस ऑर्गन में मिलेंगे, आपको क्या लोकेशन होता है इसका, के आपको बताना है। न्यूरॉन्स कहां मिलेगा, नेफ्रॉन ऑर्गन के नाम बता, नेफ्रॉन कहां मिलेगा, हिपेटोसाइट कहां मिलेगा, न्यूट्रोफिल कहां मिलेंगे, बीटा सेल्स कहां मिलेंगी, ग्लियल सेल्स कहां मिलेंगी और सर्टोली सेल्स कहां मिलेंगी, ये 7 सेल्स कहां मिलेंगी ये आप मुझे बताएंगे। क्लियर, ठीक है। What is the location of these cells in human body? न्यूरॉन्स कहां मिलेंगे, नेफ्रॉन्स कहां मिलेंगे, हिपेटोसाइट कहां मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स कहां मिलेंगे, बीटा सेल्स कहां मिलेंगे, ग्लियल सेल्स कहां मिलेंगे और सर्टोली सेल्स कहां मिलेंगे, ये आप मुझे बताएंगे। क्लियर, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वेरिएशन इन सेल साइज की बात करें तो हमें सेल के साइज में बड़ा भारी अंतर देखने मिलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि देयर आर सम, जैसे हम वायरस को हम बगैर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वायरस को हम नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया को भी एक लेवल के बाद, बैक्टीरिया जो छोटे बैक्टीरिया हैं काफी, उनको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखिए कि माइक्रोस्कोप भी कई तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो काफी छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में के काम आता है, पर नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं क्योंकि उसका रिजोल्यूशन जो है वो माइक्रॉन्स में होता है। और याद रखिए सेल के साइज को एक्सप्रेस करने की सबसे अच्छी यूनिट होती है माइक्रोन। तो ये यूनिट याद रखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। एक नैनोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है, ठीक। एक माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 मीटर, लिखा है यहां पे, ठीक है। और एक मिलीमीटर का मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है ना। और एक सेंटीमीटर होता है 10 टू द पावर -2 मीटर के। तो बाकी सेंटीमीटर मिलीमीटर हम यूज नहीं करते बायोलॉजी में, हम बायोलॉजी में क्या यूज करते हैं, ये 3 चीजें यूज करते हैं, तो याद रखें, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम के। जब हम सेल के साइज की बात करते हैं, जब हम सेल के साइज की बात करते हैं ना, तो हम माइक्रोमीटर यूज करते हैं। जब हम सेल मेम्ब्रेन की, जब मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल ऑर्गेनेल के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तब हम नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल करते हैं। जनरली मॉलिक्यूल, जब तक जनरली हम जब इंट्रा मॉलिक्यूलर डिटेल्स निकालते हैं कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड के बीच की दूरी कितनी है, हमने कहा 20 एंगस्ट्रॉम। जब हम इंट्रा मॉलिक्यूलर डिटेल्स निकालते हैं तो वहां पर हम एंगस्ट्रॉम इस्तेमाल करते हैं। जब हम सेल ऑर्गेनेल्स या सेल के इनर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो नैनोमीटर इस्तेमाल करते हैं, और जब हम सेल की बात करते हैं तो हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा, ये सेल वॉल लेस होता है, ठीक है, क्लियर। अब आप में से कुछ लोगों ने पूछा सर ये जो बार बार हनी भी दिखाई पड़ती है क्या है दिस, ये हमारी दोस्त है, ठीक है, ये मेरी आपकी दोस्त है जो बतलाती है भैया इंपॉर्टेंट है, इशारा करके बोलती है याद रखना है, इसको भूलना नहीं, ठीक है ना, ठीक, नहीं तो मैं काट लूंगी ना, डंक मार दूंगी। देखा, डंक भी बड़ा भयंकर है उसका। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया। देखो बेटा फर्क है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, इट्स ऑल्दो इट इज मोनेरा के, लेकिन नॉर्मल बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है के। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया मतलब ऐसा सबसे छोटा जीव जिसमें सेल वॉल होती है वो है डायलिस्टर न्यूमोसिंटस के। डायलिस्टर न्यूमोसिंटस इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैविंग द सेल वॉल के। लार्जेस्ट आइसोलेटेड एनिमल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, सबसे बड़ा एक कोशिका वाला सिंगल सेल वाला पौधा होता है एसिटाबुलरिया, इट इज अ सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी, सबसे बड़ी होती है,
10 से लेके 14 सेंटीमीटर की, 10 से लेके 14 सेंटीमीटर की हो सकती है, ठीक है, बड़े साइज की, इसलिए सेंटीमीटर में साइज बतला रहे हैं इसका। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, सबसे बड़ा एक कोशिका वाला पौधा होता है, एसिटाबुलरिया होता है। और ये और कैसी होती है एलगी, यदि आप इसको देखें, एसिटाबुलरिया को देखेंगे ऐसी होती है, ठीक है, इसमें एक ऊपर क्राउन होगा, ऐसा क्राउन है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। हमने बोला इसको राइजोइड बोला इस हिस्से को हमने, इस हिस्से को हमने स्टॉक बोला इसको हमने, ठीक है, और इसको हमने बोला क्राउन बोला इसको, ठीक, ये है एसिटाबुलेट के, एक सिंगल सेल है ये, ठीक है, 10 से लेकर 14 सेंटीमीटर की हो सकती है। तो हम क्या, यूनिसेलुलर लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट एसिटाबुलेट ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। फिर लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, सबसे लंबी प्लांट सेल होता है फाइबर ऑफ रैमी, 55 सेंटीमीटर। कुछ बुक्स में जूट दे रखा है जो कि गलत है, ठीक है, कुछ बुक्स में जूट दे रखा है जो कि गलत है। सबसे लंबी प्लांट सेल होता है फाइबर ऑफ रैमी होता है, और रैमी जो है उसका फाइबर ऑफ रैमी, उसका रैमी का साइंटिफिक नेम है बोहीमिरिया नीविया प्लांट, फैमिली है यूटिकेसी के, फैमिली है यूटिकेसी, प्लांट का साइंटिफिक नेम है बोहीमिरिया नीविया। इसका जो फाइबर होता है वो सबसे लंबी प्लांट सेल होता है, ठीक है ना, क्लियर। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल होती है नर्व सेल, 90 सेंटीमीटर के आसपास लंबी होती है। लॉन्गेस्ट जो है वो सबसे लंबी एनिमल सेल होती है नर्व सेल, जो कि 90 सेंटीमीटर होती है। और लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक, सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल के, सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल होता है बैक्टीरिया स्पाइरलम वोलुटेंस, इज द लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, क्लियर। तो क्या देखा हमने, अब हमने हमारे सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि हाँ भाई एक बात तो हमको समझ में आई कि सेल्स के आकार जो है वो छोटे बड़े कई तरह के हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे क्या सेल का छोटा या बड़ा होना उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, इस पर बात करेंगे आपके। और फिर हम जो है वो साइकोलॉजी में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि सेल के साइज को समझने के बाद हम बात करेंगे कुछ थोड़ा सा हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह के माइक्रोस्कोप वहां इस्तेमाल किए जाते हैं, और हम फिर सेल के अंदर सफर में आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जैसे ही हम सेल के सफर में, मैं आपको मैंने कहा ना कि ओवरव्यू अभी हम जो है सेल्स के बाहर समझ रहे हैं, फिर जब मैं आपको बोलूंगा कि बैकपैक अपना बैग पैक कर लीजिए और बैकपैक को पीछे लटका लीजिए और सफर में आगे चलने वाले हैं, तो हम साइकोलॉजी में आगे सेल के अंदर इंटर करेंगे। अभी हम सेल के अंदर इंटर नहीं किए, कि अभी सेल की बाहर से जानकारी ले रहे हैं हम, ठीक है। वक्त दीजिए, देखिए बेटा इस चैप्टर में कई सारे चैप्टर की जड़ें खुलती हैं, इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। आप में से कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया कि सर थोड़ा तेज थोड़ा फास्ट, तो देखो बेटा ऐसा है ना कि ये एक क्रैश कोर्स नहीं है, ये रेगुलर क्लास है। कुछ बच्चों ने बोला सर बहुत लंबी क्लास लग रही है, आप तो लंबी क्लास लेते हैं, तो देखो बेटा ये रेगुलर ऑफलाइन कोचिंग के समान ही ऑनलाइन क्लासेस है, के सिर्फ इतना है कि मैं आपके घर आके नहीं पढ़ा सकता हूँ, आप मेरे घर नहीं आ सकते हैं। बात इतनी सी है कि ये हम और आपके लिए ये ऑनलाइन एक मीडियम है, पर ये रेगुलर क्लास है, पूरे साल चलने वाली क्लास है, एक एक चीज को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए प्लीज वक्त दीजिए, ठीक है ना। और ये टाइम का वेस्टेज नहीं है, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जरूर मिलेगा, सफलता के रूप में मिलेगा। ऑल द बेस्ट।